आज तो बहुत लेट हो गया हूँ मैं। वैसे आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दिया, इतना बहुत है मेरे लिए। वैसे कितने रुपए हुए आपके भाई? भाई, आपके 350 रुपए हुए हैं। वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। जरा संभल कर जाइएगा। भाई आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए, मेरा गांव पास में ही है। बस कोई ना कोई मिल जाएगा और उसी के साथ में चला जाऊंगा। हाँ, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, ये ले लीजिए आप अपने 350 रुपए। रघु ने टैक्सी वाले को अपना किराया दिया और किराया लेने के बाद टैक्सी वाला वहां से चला जाता है। और फिर रघु थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहकर कुछ सोचता है। फिर वह एक फुटपाथ की तरफ देखता है जहां पर गांव का एक आदमी हाथ में टॉर्च लिए हुए खड़ा है। तो रघु लपक कर अपने कदम उस गांव वाले आदमी की तरफ बढ़ाने लगता है। रघु शहर में रहकर नौकरी करता है। वह पूरे 5 साल बाद अपने गांव वापस जा रहा है। आज वह बहुत खुश है। हालांकि काम बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे ऑफिस में देर हो गई थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में एक टैक्सी बुक की और उस टैक्सी वाले ने रघु को उसके गांव के चौराहे तक छोड़ दिया है। अब रघु को अपने गांव जाने के लिए यहाँ से पैदल ही जाना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता खेतों से होकर जाता है और कच्चा रास्ता है। रघु जब उस आदमी के करीब पहुंचता है तो वह देखता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोस के गांव के गोपाल काका है। अरे ये तो रघुआ है। कैसा है बेटा? बहुत लंबे समय बाद आया है तू। लगता है गांव वालों की तुझे याद नहीं आती है। नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। बस जिम्मेदारियां से फुर्सत मिले तो ना क्या करें। अब शहर की जिंदगी ही ऐसी है। ऐसा लग रहा है कि बस रेस लगी हुई है। आज भी बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है और आते आते देर भी हो गई है। खड़े खड़े अभी सोच ही रहा था कि मुझे अब अकेले ही गांव तक पैदल जाना पड़ेगा। खैर, आप मिल गए हैं तो रास्ता कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, आजकल कहाँ किसी को फुर्सत मिलती है। हर कोई अपने अपने में व्यस्त रहता है। खैर, तुमने देर तो बहुत कर दी है। अब और ज्यादा बातों में वक्त बर्बाद ना करो और चलो मेरे साथ। वैसे भी बारिश का मौसम है, पता नहीं कब बारिश होना शुरू हो जाए। और आजकल गांव का माहौल भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही बता रहे थे कि तुम्हारे गांव वाले रास्ते पर किसी औरत की रोने की आवाज सुनी थी किसी ने। अरे काका, आप भी ना, आप तो अभी भी बिल्कुल नहीं बदले। अभी भी आप अंधविश्वासों में पड़े हैं। अरे भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब इंसान का वहम होता है। नहीं बेटा, मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं किसी भी तरीके के अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। रघु और गोपाल काका आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ काले बादल छाने लगते हैं। और तभी गोपाल काका रघु से कहते हैं, देख रघु, मेरी बात मान। ये बहस करने का टाइम नहीं है। अब यहां और ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। तू चुपचाप मेरे साथ गांव की तरफ चल, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि जोरों की बारिश होने वाली है। इतना कहने के बाद गोपाल काका गांव की तरफ चल देते हैं और उनके पीछे पीछे रघु भी चलने लगता है। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हो जाती है और काले बादल रात को और भी ज्यादा काला बना रहे थे, मानो कि आज वह कोई तूफान लेकर आने वाले हों। दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। दोनों लोगों के कदमों की आवाज माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। देख रघु, मैं तो कहता हूं कि तू मेरी बात मान ले और मेरे साथ मेरे गांव चल और आज रात मेरे घर पर बिता ले। सुबह आराम से तू अपने गांव चले जाना, क्योंकि मुझे माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देख रहा है ना कितनी तेज मौसम खराब है, बिजली कितनी तेज चमक रही है और बादल घनघोर काला छाया हुआ है। और ऊपर से मुझे गांव वालों की बताई हुई बातों को सोचकर डर लग रहा है। तो तेरा उधर से जाना ठीक नहीं होगा। गोपाल काका, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। बस कुछ मिनट का ही तो रास्ता बचा है, आराम से पहुंच जाऊंगा। अपने गांव और आज की रात अपने घर पर बिताऊंगा। और ये भूत प्रेत की बात आप फिर से कर रहे हैं, मैं नहीं मानता।
इन सब बातों को मैं मॉडर्न जमाने का पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मेरा अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। देख रघु, मैं तुझे किसी भी तरह के अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुझे जो कह रहा हूं उस पर यकीन कर। आगे जाना तेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूं कि तू मेरे साथ मेरे घर पर चल, नहीं तो आगे तेरी मर्जी। गोपाल काका के मना करने के बावजूद भी रघु उनकी बात को नहीं मानता है और वह जाने के लिए जिद करने लगता है। फिर गोपाल काका वहीं से अपने घर की तरफ जाने के लिए मुड़ जाते हैं और रघु अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और उसकी फ्लैशलाइट जलाकर अपने गांव की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। रघु जब अपने गांव के कच्चे वाले रास्ते पर पहुंचता है तो वह देखता है कि बारिश अब बहुत तेज हो गई है और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी है। बारिश तेज होने की वजह से उसकी फ्लैशलाइट पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिस वजह से उसे साफ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब जब बिजली चमकती थी तो उसकी रोशनी में थोड़ी दूर पर उसको रास्ता नजर आ रहा था। लेकिन एक बार बहुत जोर की बिजली कड़की और थोड़ी दूर पर उसको एक लाल साड़ी में दूर खड़ी हुई औरत दिखाई दी। उस औरत को देखकर रघु डर जाता है और उसके कदम रुक जाते हैं। फिर बड़ी हिम्मत करने के बाद वह उस औरत से धीमी आवाज में पूछता है, कक कौन है वहां पर? वह औरत रघु की बात का कोई जवाब नहीं देती है और पूरे माहौल में एक सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ हवाओं की सरसराहट और बिजली की कड़कड़ाहट दूर तक सुनाई दे रही थी। रघु कुछ देर उस औरत के जवाब का इंतजार करता है, लेकिन उसे कुछ भी जवाब नहीं मिलता है और फिर तभी अचानक से वह औरत वहां से गायब हो जाती है, जिस वजह से रघु बहुत घबरा जाता है और उसका मोबाइल फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी रघु को एहसास होता है कि हो सकता हो यह उसका वहम हो और फिर रघु अपने कदम गांव की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी रघु को छमछम करती हुई पायलों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसके पीछे चल रहा है। रघु ने जब पीछे मुड़कर देखा है तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन पायलों की आवाज और भी तेज हो गई थी, जो उसके कानों में बहुत ज्यादा शोर कर रही थी। छम छम रघु अपने कदम गांव की तरफ तेजी से बढ़ाने लगता है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की भयानक आवाज उसको सुनाई देती है। कहाँ जा रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है? मुझसे मिले बगैर ही चले जाओगे? अरे जरा एक बार नजर भर के मुझे भी तो देख लो। मैंने ये 16 सिंगार तुम्हारे लिए ही किए हैं और मेरी पायलों की छम छम कब से तुम्हें बुला रही है। उस औरत की आवाज सुनने के बाद रघु की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब वह और भी तेजी से गांव की तरफ दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते वह गांव के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर एक पुराना पीपल का पेड़ लगा होता है। तभी अचानक से रघु को एक ठोकर लगती है और वह मुंह के बल उस पीपल के पेड़ के नीचे गिर पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया हो। रघु का दिल जोरों से धड़क रहा होता है और वह इतना थक गया था कि उसकी थकान की वजह से सांस फूलने लगी थी। इस वजह से वह पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता। रघु ने अब थोड़ी सी ही राहत की सांस ली थी कि तभी अचानक से उसके चेहरे के ऊपर पानी की ठंडी ठंडी बूंदें टपकने लगती हैं। रघु जब नजरें उठाकर पीपल के पेड़ की तरफ देखा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ के ऊपर वही औरत बैठी हुई है और अब वह अपनी पायलों को खानका रही है और ये गाना गा रही है। मैंने किए हैं 16 सिंगार, मैं आई हूँ होकर तैयार, मैं तुझे करूंगी प्यार, ओ सुन मेरे यार। इतना कहने के बाद वह चुड़ैल पेड़ के ऊपर से रघु के ऊपर कूद जाती है और उस चुड़ैल को अपने ऊपर कूदता हुआ देखकर रघु की आंखें खौफ से फट जाती हैं और बस एक चीख निकलती है, बचाओ मुझे। अरे गोपाल काका, आपने कुछ सुना? गांव के बाहर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी की कीचड़ से सनी हुई टूटी चप्पल मिली है और किसी औरत की टूटी हुई पायल का एक टुकड़ा भी मिला है। कहते हैं कि कल रात वहां पर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है।
गांव वालों ने किसी की चीखें सुनी हैं। गोपाल काका रामू की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं और वह मन ही मन समझ जाते हैं कि कल रात कौन सी घटना घटी है। और फिर उस दिन के बाद किसी को भी गांव में रघु दिखाई नहीं देता है। लेकिन गांव के लोग आज भी इसके बारे में बातें करते हैं कि जब कोई देर रात उधर से गुजरता है तो उसके कानों में पायल के छन छन की आवाज सुनाई देती है। दोपहर के 2 बज रहे थे। राजस्थान की रेतीली हवाएं गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रही थी। ऐसे में न जाने विवेक को क्या सूझा। वह बस अपना बैग उठाकर बैलगाड़ी से राजस्थान के छोटे से गांव भीमासार में पहुंच गया। सफर बहुत लंबा था। बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उसकी कमर दुखने लगी थी। ऊपर से चिलचिलाती गर्मी ने उसका और बुरा हाल कर दिया था। विवेक से रहा नहीं गया और उसने झल्ला कर आखिरकार बैलगाड़ी वाले से पूछ ही लिया, बाबा, और कितना टाइम लगेगा भीमासार पहुंचने में? इस बैलगाड़ी पर बैठे बैठे मेरी कमर दुखने लगी है और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी, मुझसे अब और रहा नहीं जा रहा। बेटा, इतना ज्यादा काहे परेशान हो रहे हो? अब तो तुम आ ही गए हो भीमासार में। बस 2 कदम का रास्ता है। वह सामने जो कच्चा वाला रास्ता दिखाई दे रहा है वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। विवेक जैसे ही उस कच्चे वाले रास्ते के पास पहुंचता है तो वह बैलगाड़ी से उतर जाता है और पैदल ही उस रास्ते पर चलने लगता है। आगे का रास्ता पूरा कच्चा था, बंजर और वीरान था। रेत की गर्म गर्म हवाएं विवेक के चेहरे पर लग रही थी। दूर दूर तक कोई भी इंसान का बच्चा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर चलने पर विवेक को एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। विवेक जब उस झोपड़ी के थोड़े करीब पहुंचता है तो वहां पर खड़े हुए कुत्ते जोर जोर से विवेक के ऊपर भौंकने लगते हैं। विवेक डर कर वहीं रुक जाता है और डरी हुई आवाज में कहता है, अरे चुप जाओ, तुम सब क्यों भौंक रहे हो? एक तो इस गर्मी और इतने लंबे सफर ने मुझे थका दिया है, ऊपर से तुम लोग भौंक कर मुझे और डरा रहे हो। विवेक की बात सुनकर कुत्ते वहां से जाने लगते हैं, मानो कि वह समझ गए हो कि विवेक क्या कह रहा है उनसे। और फिर झोपड़ी के अंदर से अजीब सा दिखने वाला एक बूढ़ा आदमी निकलता है जो विवेक की तरफ आने लगता है। विवेक उस बूढ़े आदमी को देखकर चुप हो जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी विवेक को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत अजीब तरीके से देखता है और फिर तभी वह जोर जोर से हंसने लगता है। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तू भी नहीं बचेगा। जा जा, लौट जा यहां से, मेरी बात मान। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसता है और नाचने लगता है। बाबा, आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यहां पर आया हूं इसलिए कि मुझे कंपनी ने भेजा है। एक पुरानी हवेली है जिसकी कुछ अंदर के फोटो लेने हैं और उन फोटो को कंपनी को भेज देना है। मेरा तो बस इतना काम है। बूढ़ा आदमी विवेक की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और फिर से जोर से हंसते हुए नाचने लगता है। विवेक को उस बूढ़े आदमी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती हैं। विवेक को लगता है कि वह कोई पागल है। इस वजह से वह उसे नजरअंदाज करता है और वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे शाम हो गई थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था और विवेक चलते हुए उस हवेली के सामने पहुंच गया था। बाहर से देखने से वह हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। विवेक बाहर से खड़े होकर उसे हवेली को कुछ देर देखता है और फिर डरते हुए वह अंदर की तरफ जाने लगता है। अंदर जैसे ही विवेक पहुंचता है
तो वहां के सभी दिए अपने आप जल उठते हैं। विवेक ने अपना कैमरा हाथों में ले लिया था और चलते हुए वह अंदर की तरफ जा ही रहा होता है। तभी वह एक ऐसे तहखाना में पहुंचता है जहां पर उसे कुछ अजीब तरह की चीज दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई वहां पर शैतान की पूजा कर रहा हो। ये क्या है? ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। ऐसा लग रहा है कि यहां पर किसी शैतानी शक्ति का साया है। विवेक अपने आप से बात कर ही रहा होता है और फिर तभी उसे वहां पर किसी औरत के हंसने और पायलों की छनछनाहट की आवाज उसे सुनाई देती है। कौन है? जो भी हो मेरे सामने आओ। आ गए मेरे सपनों के राजकुमार। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो तो जरा मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे श्रृंगार किए हैं। आज मेरी शादी होगी मेरे सपनों के राजकुमार से। कौन हो तुम और तुम यह क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ही हो मेरे सपनों के राजकुमार और मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली थी। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है वह रात जब पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर जगह पर मेहमान ही मेहमान थे। पूरी हवेली में चकाचौंध थी और मैं अपने कमरे में तैयार होकर बैठी थी तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने के लिए। लेकिन तभी अचानक से पूरी हवेली में अंधेरा छा गया और तुम नहीं आए थे बल्कि कोई और ही आया था और वह थे तुम्हारे चाचा। मेरे चाचा? मेरे तो कोई चाचा ही नहीं। और तुम ये क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हारे चाचा वह आए थे। वह कह रहे थे कि वह तुम्हारी शादी मेरे साथ करेंगे और उन्होंने मेरे ऊपर कुछ मंत्र मारे थे जिस वजह से मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मैं एक दीवार के अंदर कैद थी। लेकिन अब तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब हमारी शादी भी हो जाएगी और मंत्र पढ़ेंगे। तुम्हारे चाचा। औरत के इतना कहते ही हवेली के अंदर बहुत ही भयानक हंसी गूंजने लगती है। आग के शोले जोरों से धधकने लगते हैं और देखते ही देखते हवेली का वह तहखाना एक बहुत डरावना रूप ले लेता है। विवेक यह सब देखकर बहुत डर जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वह डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? चाचा, वो देखो आ गए हैं मेरे सपनों के राजकुमार। अब जल्दी से मेरी शादी करा दो, नहीं तो समय निकल जाएगा। हाँ अवश्य, तुम्हारी शादी तो पहले ही हो चुकी है। अब जाओ, अपना लो अपने सपनों के राजकुमार को। इतना कहने के बाद वह आदमी और वह औरत जोर जोर से हंसने लगते हैं। विवेक के अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करे। और अचानक से वह औरत विवेक के ऊपर हमला करके कूद पड़ती है और विवेक वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। दूर तक विवेक की एक चीख सुनाई देती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। एयुम कालाय नमः तमसो आवाहनम रुधिरम स्वाहा। वह आएगी तो अपने राजकुमार को साथ लेकर ही जाएगी। यह वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और आगे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।